हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं अरविंद पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं दर्पण सूत्र, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक्साइटेड हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को, जिसमें कि हम देखेंगे दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इसकी परिभाषा देखेंगे कि दर्पण सूत्र होता क्या है ना। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जाननी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है यह है एक दर्पण सूत्र। इस सूत्र में अगर आप देखते हैं तो यह स्मॉल एफ क्या है, यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी कॉमा वी के पहले हम यू लिख लेते हैं। यू वस्तु की दूरी तथा वी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इन तीनों की जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एफ दर्पण की फोकस दूरी, वी यू जो है वस्तु की दूरी, और जो वी है वो प्रतिबिंब की दूरी है, में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है। एफ फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी, और वी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब मतलब कि किसी वस्तु का दर्पण में बनने वाला इमेज, उसकी दूरी है। और इनके बीच में संबंध दिखाने वाला जो समीकरण होता है उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, इसका जो व्यंजक होता है कि किस प्रकार से ये सूत्र बना होता है, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला है हमारे सामने, जो कि 1/f = 1/v + 1/u है, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसे शुरू करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए अगर हम इसे शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको हम करेंगे। सबसे पहले आपको देखना होता है डायग्राम। तो जब भी आप ऑप्टिक्स के, अभी हमारा जो प्रकाशिकी चल रहा है, इस प्रकाशिकी के कोई भी डेरिवेशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उनका जो किरण आरेख होता है, जो भी डायग्राम होता है, वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे व्यंजक के लिए। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ ये जो दर्पण मैंने बनाया हुआ है ये एक अवतल दर्पण में यहाँ पर बना हूँ, और ये है यहाँ पर इसका ध्रुव P, यहाँ पर इसका फोकस जो है F, और यहाँ इसका केंद्र है जो कि है C। और यहाँ पर कोई वस्तु अगर मैं रखता हूँ, इस वस्तु का नाम है A B, और इस ए बी वस्तु से एक प्रकाश किरण आपतित होती है, और ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर जा रही है। अगर कोई एक और प्रकाश किरण में यहाँ पर आपतित करवाता हूँ, जो कि इसके वक्रता केंद्र जो C है, वक्रता केंद्र से होकर अगर आपतित होती है तो ये इस तरह से आएगी, आकर के इस पॉइंट पे टकराकर ये वापस चली जाती है। क्योंकि ये भी नियम है, ये सभी नियमों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो पिछली क्लासेस जो है हमारी 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी 4th क्लास है। तो अगर आपको पिछले जो इसके नियम वगैरह हैं वह देखने हैं तो वो क्लास पहले आप देख लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से यहाँ पर मिलती है। तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का जो नाम होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा B डैश, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A डैश। अब आप देख सकते हैं कि ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये हमारे पास वस्तु है, और ये इसका प्रतिबिंब है। दर्पण का हम नाम लिख देते हैं M1, और यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको नाम दे देते हैं D। तो यहाँ से हम एक अभिलंब जो है यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक अभिलंब हम खींच रहे हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं E। तो ये डायग्राम आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि चित्र जो ये आपका है इसको हम चित्र नाम दे देते हैं। चित्र इसको नाम दे देते हैं, 9th चैप्टर का है तो 9
0.1 दे देते हैं हम इसको। तो या फिर हम इसको ओनली ए भी लिख सकते हैं। तो चित्र ए में एक अवतल दर्पण M1 दिखाया गया है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। तो ये हमने दर्पण के बारे में लिख दिया, इसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य अक्ष पर वस्तु AB वक्रता केंद्र के पीछे रखी है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब C और F के बीच में बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच बनता है। तो ये जो मैंने डिटेल्स लिखी हैं, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सिर्फ एक जो जानकारी हमको डेरिवेशन शुरू करने से पहले है लिखना होती है कि हमने इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो DE है, ये अभिलंब हमने डाला था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DE एक अभिलंब मुख्य अक्ष पर खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है। आगे अब हम इसको जो डेरिवेशन है इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम है BABC, है ना। और जो दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा है CA'B'। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B' समकोणिक हैं। अब समकोणिक है होने से क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है छोटी, ये आपका, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर 1, और ये जो इसकी साइड से एक और त्रिभुज है नंबर 2। ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं, समकोणिक कहाँ पर है ये, जैसे ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। साथ ही में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर साइड में ड्रॉ करूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स इस तरह से हैं। यहाँ पर ये आपका AB है और यहाँ पे पॉइंट है C, ये A', ये B'। ये दोनों ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर अलग से इस तरह से बनाना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग बनाया है ताकि आपको अच्छे से आप देख सकें कि किस ट्राइंगल की बात हो रही है और कौन से कोणों की बात चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दोनों जो कोण हैं ये 90 डिग्री के हैं और ये वाला एंगल इक्वल है। उससे क्या होगा कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ऐसे त्रिभुज फिर समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये हमें पता है। तो ये अतः हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अतः त्रिभुज ABC तथा A'B' समरूप त्रिभुज हैं। और अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, अतः इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उन संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। तो संगत भुजाएं कौन सी होगी, देखिए इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं का अनुपात लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का अनुपात हम लेंगे यहाँ पर A', B' के साथ, इस भुजा को इस भुजा के साथ, और इसकी ये वाली भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ हम लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CA/CA
डैश, है ना। इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिलेगी जिसे हम बोलेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हमको यहाँ पर मिल चुकी है। फिर इसके बाद इसी प्रकार आप अब अगला जो आपको देखना है, देखिए दर्पण सूत्र में हमने क्या किया हुआ है, पहले ये दो त्रिभुज लिए हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप बताया जिससे कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उससे हमें समीकरण मिलेगी 1। इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा है छोटा वाला यहाँ पर और एक ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने इस तरह से फिर से आपके सामने यहाँ पर एक दो ट्राइंगल्स हैं, ये ए डैश बी डैश, यहाँ पे पॉइंट है एफ, यहाँ पर ई और यहाँ पर डी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी ई एफ समकोणिक त्रिभुज हैं, अतः इनके साथ भी क्या होगा, अतः ये समरूप होंगे और अगर ये समरूप है तो फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर ये जो भुजा है इसकी ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, तो DE का अनुपात हम ले लेंगे ए डैश बी डैश के साथ और इसकी ये वाली जो भुजा है ना EF भुजा का अनुपात हम ले लेंगे F ए डैश के साथ और ये बराबर होगा, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो DE है ये इस AB के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू AB। तो जहाँ पर DE लिखा हुआ है उसकी जगह मैं यहाँ पर AB लिख देने वाला हूँ, तो DE की जगह पे यहाँ पे मैं AB लिख रहा हूँ अपॉन में A डैश B डैश इक्वल्स टू EF अपॉन F A डैश, है ना। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 आपकी बन चुकी है यहाँ पर और ये बन चुकी है हमारी समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों समीकरण आप देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों के जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, तो राइट साइड भी सेम हो जाएंगे। तो सी ए राइट साइड, इसका राइट साइड है सी ए अपॉन सी ए डैश बराबर हो जाएगा ई एफ अपॉन एफ ए डैश के, है ना। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट E है, अगर ये पॉइंट E इस पॉइंट P के क्लोज हो, है ना। और ये क्लोज कब होता है, जब द्वारक जो है वो छोटा होता है। द्वारक क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरह से, अगर आपके सामने कोई अवतल दर्पण है तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं द्वारक, है ना। ये अवतल दर्पण है तो इसको हम द्वारक कहते हैं। अब अगर द्वारक छोटा होगा, मतलब इस तरह से द्वारक होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। मतलब द्वारक अगर छोटा होगा तो जो ध्रुव है आपका P वो यहाँ होगा और जो ये अभिलंब आपने ड्रॉ किया है E, ये इस बिंदु P के बहुत पास होगा। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो बिंदु जो कौन सा है E, ये बिंदु P के बहुत पास होगा, तो बिंदु E बिंदु P के निकट होगा। और अगर ये निकट होगा तो क्या होगा, आप ये जो E से जो दूरी नाप रहे हैं F तक की, या P से आप दूरी F तक की नाप है, लगभग बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि E से जो F तक की दूरी है, E से F तक की दूरी ये लगभग बराबर होगी किसके, P से F तक की दूरी के। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लगभग, है ना। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन लगभग बराबर होगी। तो जहां पर EF लिखा हुआ है उसकी जगह, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु जो कौन सा है E, ये बिंदु P के बहुत पास होगा, तो बिंदु E बिंदु P के निकट
निकट होगा, और अगर ये निकट होगा तो क्या होगा, आप ये जो ई से जो दूरी नाप रहे हैं एफ तक की, या पी से आप दूरी एफ तक की नाप रहे हैं, लगभग बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई से जो एफ तक की दूरी है, ई से एफ तक की दूरी ये लगभग बराबर होगी किसके, पी से एफ तक की दूरी के। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लगभग, है ना, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है लेकिन लगभग बराबर होगी। तो जहाँ पर ई एफ लिखा हुआ है उसकी जगह हम पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई एफ की जगह मैं यहाँ पर पी एफ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो ये जो समीकरण आपकी है ना, ये जो आई है इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अतः समीकरण 3 से क्या होगा कि जहां ई एफ है उसकी जगह पी एफ लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सी ए अपॉन सी ए डैश बराबर ई एफ की जगह मैं यहाँ पे पी एफ लिख रहा हूँ अपॉन एफ ए डैश, एफ ए डैश। ठीक है, ये हमारे सामने इक्वेशन है। अब आगे हमें इसमें स्टेप्स को सॉल्व कैसे करना है, देखिए जहां पर सी ए लिखा हुआ है, अब सी ए क्या है, देखिए इस डायग्राम में देखिए सी से ए तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का कोई नाम हमारे पास नहीं है, मतलब फिक्स वैल्यू कुछ इसकी नहीं होती है, कोई नाम नहीं है। नाम ना होने का मतलब है कि ये जो दूरी है, ये दूरी हम नहीं नाप सकते यहाँ पर डायरेक्टली, लेकिन अगर यही दूरी हमें पी से ए तक नापनी होती तो हम कह सकते थे कि वस्तु की दूरी है, मतलब ये यू होगी। और अगर पी से हमें एफ तक की दूरी नापनी होती है तो हम कह देते हैं ये फोकस दूरी है। पी से हमें अगर सी तक की दूरी नापनी होती है तो ये वक्रता त्रिज्या है। इस तरह से इन सभी दूरियों का कुछ नाम है, लेकिन सी से ए तक की जो दूरी है ये फिक्स दूरी नहीं है। तो अब हम इसे ऐसी दूरियों में कन्वर्ट करेंगे जो दूरियां हमारे लिए नॉन है, ज्ञात हैं जो, है ना। तो यहाँ पर देखिए सी से लेकर ए तक की जो दूरी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए में से अगर मैं पी सी को माइनस कर दूं तो सी ए को मैं ये लिख सकता हूँ पी ए माइनस पी सी, है ना, पी ए माइनस पी सी हम लिख सकते हैं सी ए को। इसी तरह से सी ए डैश, ये वाली जो छोटी सी दूरी है इस दूरी को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, है ना। और यहाँ पर पी एफ तो ऑलरेडी पता है हमें, फोकस दूरी के बराबर होगी एफ ए डैश। अब ये एफ ए डैश जो है इसको फिर से देखें आप तो इसको आप लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस, इसमें से ये पी एफ को माइनस कर दें आप तो ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर इन दूरियों की वैल्यू हमने क्या कर चुके हैं, ज्ञात वैल्यू जो ज्ञात दूरियां हैं उनमें हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इनका जो वैल्यू है हमें पता है, ज्ञात है। तो यहाँ पे जो P से लेकर, है ना, P से लेकर A तक की दूरी है पी ए, तो P से लेकर A तक क्या है, ये है वस्तु की दूरी, है ना। P से लेकर जो है ये है वस्तु की दूरी, तो इसको हम क्या लिखेंगे U। अब लेकिन इसे U लिखने के साथ साथ हम यहाँ पर, है ना, चिन्ह परिपाटी भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चिन्ह परिपाटी, परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, पी ए वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम यू लिखते हैं। अब देखिए आपकी जो आपतित प्रकाश किरण है वो इधर है और वस्तु की दूरी नापने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, फोकस दूरी नापने के लिए भी इधर ही जाना पड़ेगा और वक्रता त्रिज्या नापने के लिए भी इधर ही जाना पड़ेगा। मतलब हर दूरी आपको जो नापनी है वो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापनी है। तो आप इन सभी दूरियों को क्या लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि यदि आपतित प्रकाश किरण की दिशा ऐसी है और आपको दूरियां अपोजिट डायरेक्शन में नापनी होती हैं तो उन दूरियों को आप ऋण चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ देते हैं, तो ये जो है दूरी माइनस यू हो जाएगी। इसी तरह से पी सी, तो पी से लेकर जो सी तक की दूरी है ये होगी वक्रता त्रिज्या के बराबर और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर लिखते हैं, लेकिन ये भी माइनस होगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए डैश, तो पी ए डैश जो है ये देखिए क्या है, पी ए डैश, ए डैश क्या है, बस ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसे हम v लिखते हैं, ये भी माइनस में होगी। फिर हम देखते हैं P से लेकर F तक, तो पी एफ जो है ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और इसे हम लिखेंगे स्मॉल f।
लेकिन ये भी माइनस में। अब अगर हम इन सभी दूरियों को इस समीकरण में, इस समीकरण का हम नाम दे देते हैं समीकरण 4। तो यहाँ पर हम अगर समीकरण 4 में मान रखने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पी ए की जगह आप लिख देंगे, माइनस यू, फिर माइनस पी सी की जगह आप लिख देंगे माइनस आर अपॉन पी सी, यहाँ पे फिर से माइनस आर माइनस पी ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में माइनस वी इक्वल्स टू पी एफ। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस एफ, यहाँ पे लिखेंगे पी ए डैश मतलब माइनस वी माइनस पी एफ, तो यहाँ पे माइनस एफ। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को यहाँ पर समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में सभी वैल्यूज को रखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से मैं माइनस जो है कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, u माइनस आर अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा r माइनस वी इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो v माइनस एफ, और यहाँ इस माइनस से ये माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ रही होगी। अब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं, है ना, मैं इस तरफ से इसे हटा करके लिख देता हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि मैं अभी इसको रब करके इसके आगे के स्टेप्स सॉल्व करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर देखते हैं आप, हाँ, तो यहाँ पर इसके आगे जो होगा, हमें ये पता होता है कि ये जो r है, r क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किंतु जो r होता है ये फोकस दूरी के डबल दूरी होती है, f का 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में, 3rd क्लास में कंप्लीट किया है। आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वह डेरिवेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें, r की जगह पे हम 2f लिख सकते हैं। तो ये अगली जो स्टेप है, मैं यहाँ पर u माइनस r की जगह पे यहाँ पर 2f लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कैपिटल R की जगह फिर से 2f माइनस यहाँ पर v इक्वल्स टू f अपॉन v माइनस f। तो ये इस तरह की इक्वेशन हमारे पास। सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं, u को मल्टीप्लाई करते हैं हम v के साथ, तो uv है ना, फिर u को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस f के साथ, तो u f हो जाएगा माइनस का, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2vf, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, इक्वल का साइन, f का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 2f स्क्वायर, और इस माइनस v का मल्टीप्लाई f के साथ करेंगे तो माइनस vf, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा आंसर, uv माइनस uf इक्वल्स टू, इसको उधर लेकर जाएंगे आप तो 2vf, और ये माइनस का vf ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहाँ पर vf uf माइनस uv माइनस uf इक्वल्स टू 2vf में से vf को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा vf। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उपरोक्त समीकरण को uvf से भाग देने पर हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों को uvf से भाग दे देते हैं। तो देखिए uv को हम uvf से भाग देंगे, माइनस uf को भी हम uvf से भाग देंगे, इक्वल्स टू में vf को भी हम uvf से भाग देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर uv से uv कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास uf से uf कैंसिल होगा, यहाँ vf से vf कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/f माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/u, और ये 1/v को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास में आंसर आ रहा होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, और माइनस 1/v को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये आंसर यहाँ पर ये पहुँचकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ये इक्वेशन जो आ रही है 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, उससे कोई
फॉर्मूले में इफेक्ट नहीं होगा, आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दर्पण सूत्र जो कि हमने अवतल दर्पण के लिए सॉल्व किया है। इसी प्रकार से हमें उत्तल दर्पण के लिए करना है। उत्तल दर्पण के डेरिवेशन में थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, सबसे पहले जब हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं तो उत्तल दर्पण का जो डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसका जो ध्रुव है वो P है, यहाँ पर फोकस F है और केंद्र जो है वो C है। यहाँ हम अगर एक वस्तु इसके सामने रखते हैं, इस वस्तु का नाम है AB। कोई प्रकाश किरण अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो ये इसके फोकस से होकर नहीं जा सकती, तो इसके फोकस की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसकी फोकस की दिशा, फोकस यहाँ पर है हमारे पास, तो इसके फोकस की दिशा में ये जो प्रकाश किरण है ये परावर्तित हो जाएगी। तो दूसरी प्रकाश किरण जो हम इस पर आपतित कराते हैं जो कि इसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र की दिशा में, तो ये इसी प्रकार से यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें हैं, एक तो ये वाली जो वापस लौट करके जा रही है यहाँ से, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो प्रकाश किरण है जो लौट कर जा रही है, और इसका नाम दे देते हैं हम R, और या फिर इसको हम नाम दे देते हैं N, है ना। और यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण है जो कि यहाँ से रिटर्न हो रही है, इसको भी, ये भी एक परावर्तित प्रकाश किरण है। दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। तो आपने अवतल दर्पण में देखा था, हमने लिखा था वास्तविक प्रतिबिंब था, क्योंकि वास्तविक होने के साथ साथ प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब आपका दिख रहा है, सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इस प्रतिबिंब का नाम है A', B'। तो जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में जो होता है ये आभासी होता है, आभासी और साथ ही में सीधा होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है जिसका नाम है A', B'। और जो वस्तु है हमारे पास यहाँ पर वो है AB, और फोकस यहाँ पर F है, और वक्रता केंद्र हमारे पास है C। इसके अलावा ध्रुव जो है वह है P। तो इस तरह का ये डायग्राम है हमारा उत्तल दर्पण के लिए। और इस उत्तल दर्पण में जैसा कि हमने उत्तल दर्पण में एक अभिलंब ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी एक हम अभिलंब खींच रहे हैं जिस अभिलंब का नाम है DE। तो जो DE है यह एक अभिलंब है मुख्य अक्ष पर। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है, पहले हम दो त्रिभुज लेंगे जो कि समकोणिक त्रिभुज होंगे और उनके समरूप होने के कारण हमें समीकरण मिलेगी पहली। फिर हम दो अलग त्रिभुज लेंगे और उनके समकोणिक होने के कारण हमें मिलेगी समीकरण दूसरी। तो यहाँ पर पहला जो त्रिभुज हमको लेने हैं दो, तो उन दोनों त्रिभुजों को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपके सामने इस तरह का एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज का नाम है AB, और यहाँ पर पॉइंट का नाम है हमारे पास में C। तो यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा सा त्रिभुज ये दिख रहा है ABC, ये वाला, और इसी के अंदर एक और त्रिभुज है जिसका नाम है A', B', और ये दोनों त्रिभुज जो हैं, फिर से आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज का एक कोण समकोण है, और ये वाला जो कोण है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', कैसे हैं? समकोणिक त्रिभुज हैं। अतः इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया, समान होगा। तो AB का अनुपात, इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इस भुजा का अनुपात, है ना, इसके साथ, इस तरह से हो जाएगा। समीकरण हो जाएगी हमारे पास पहली। अब हमें क्या करना है, दो त्रिभुज और दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। दो त्रिभुज और कौन कौन से हैं? तो देखिए DEF, और इस DEF के अंदर ही एक और त्रिभुज है B', तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। छोटे से ट्रायंगल्स हैं इस तरह का, यहाँ पर ये है हमारे पास DEF, और इसी के अंदर एक और छोटा ट्रायंगल है A', और इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों कोण जो है समकोण है, तो और एक जो कोण है ये कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज
बी ए डैश एफ समकोणिक त्रिभुज हैं। अतः इससे भी हमें क्या मिलेगा, अतः इससे इसकी ये वाली भुजा DE और इसके संगत भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश बराबर इसकी भुजा हो जाएगी हमारे पास EF और इसकी भुजा जो होगी वो हो जाएगी ए डैश F। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो DE है ये AB के बराबर है, समान है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जो DE है ये AB के बराबर है, तो जहाँ DE लिखा है उसकी जगह हम यहाँ पर AB लिख सकते हैं। तो देखिए DE की जगह मैंने यहाँ पर AB लिख दिया है और यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है EF अपॉन A डैश F, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 1 में आप देखें जो समीकरण 1 का जो लेफ्ट साइड है समीकरण 2 का जो लेफ्ट साइड है बराबर है, अतः राइट साइड भी बराबर होगी। तो राइट साइड बराबर होगी तो CA अपॉन CA डैश बराबर होगा किसके, EF अपॉन A डैश F के। अब इसमें फिर से मैं वही है ना, ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण 3। अब यहाँ पर यदि बिंदु P ये जो ध्रुव है इस ध्रुव के पास होता है अगर E बिंदु, और कब होता है मैंने आपको बताया लास्ट डेरिवेशन में, अवतल वाले डेरिवेशन में, कि यदि द्वारक छोटा होता है, तो यदि बिंदु E ध्रुव P के निकट है तो देखिए क्या होगा, आप दूरी P से F तक की निकालें या E से F तक की निकालें ये बराबर होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि EF जो है वो PF के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन बराबर का निशान नहीं लगा रहा हूँ मैं, लगभग बराबर है क्योंकि ये, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लगभग। अतः आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, CA अपॉन CA डैश इक्वल्स टू EF की जगह, इसे आप समीकरण 3 नाम ना दे है ना तो चलेगा, यहाँ पे CA अपॉन CA डैश इक्वल्स टू EF की जगह आप लिख देंगे PF अपॉन A डैश F। और अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको जैसा पिछले डेरिवेशन में हमने देखा कि ये जो C से लेकर A तक की दूरी है, C से लेकर A तक की दूरी ये हमें ज्ञात नहीं है, तो और इसी तरह से और भी दूरियां हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, तो इन्हें हम ज्ञात दूरियों में बदलेंगे। किस तरह से, देखिए CA को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर CA को मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ PA प्लस PC, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ PA प्लस PC अपॉन CA डैश को क्या लिखेंगे, CA डैश को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PC माइनस PA डैश इक्वल्स टू PF अपॉन A डैश F। तो A डैश F को मैं यहाँ पे लिख दूंगा PF माइनस PA डैश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं नाम दे दूंगा थर्ड, ठीक है, देख लीजिएगा मैंने इसको थर्ड नाम दे दिया था, उसे मैंने हटा दिया है क्योंकि फालतू इक्वेशन बढ़ाने से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम दे देंगे इक्वेशन नाम थर्ड। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन उसके पहले अभी आगे का जो चिन्ह परिपाटी का हमें यूज करना है तो वह यहीं पर देख देते हैं। चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, PA क्या है, तो PA देखिए PA वस्तु है तो वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगी वस्तु की दूरी, और ये वस्तु की दूरी क्या होगी U। अब इसको देखिएगा P से A तक जाना है आपको इस दिशा में, आपतित के विपरीत दिशा में, तो इसको आप लेंगे माइनस में। फिर इसके बाद में हम देखेंगे अगली दूरी क्या देखनी है हमको, P से लेकर A डैश तक की, तो P से लेकर A डैश तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ये इस दिशा में है और अभिलंब की दिशा में नाप रहे हैं, तो इसलिए ये प्लस V हम लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में P से लेकर C तक जो दूरी है वक्रता त्रिज्या, और इसको हम लेंगे ये भी प्लस में होगी क्योंकि आप जो P से लेकर C तक की जो दूरी नापेंगे आप इस दिशा में है ना, अभिलंब ये जो आपतित किरण है इसी की दिशा में है, इसलिए इसको भी धनात्मक लेंगे। फिर अगली दूरी है P से लेकर F तक की, ये होगी फोकस
दूरी और ये भी आपकी धनात्मक होगी। तो ये सारी दूरियां हमने ले ली हैं, जिसमें कि वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक है, बाकी सभी दूरी हमारी धनात्मक होंगी। अब हम इन्हें इन सभी दूरियों को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हमें मिलेगा, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, आप पॉज करके पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समीकरण 3 में मान रखने पर, अगर समीकरण 3 में आप मान रखते हैं तो देखिए पी ए की जगह आप क्या रख देंगे, यहाँ पर माइनस यू प्लस कैपिटल आर अपॉन पी सी की जगह फिर से आर माइनस पी ए डैश की जगह पे आप यहाँ पर रख देंगे वी इक्वल्स टू पी एफ की जगह पे स्मॉल एफ अपॉन पी एफ की जगह फिर से स्मॉल एफ, फिर पी ए डैश माइनस का पी ए डैश है तो पी ए डैश की जगह आप लिख देंगे वी। अब आप देखिए, लेकिन जो r होता है ये 2f के इक्वल होता है, तो यहाँ पर r को आप 2f लिख देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस वी, है ना। अब हम यहाँ पर फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2vf इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस 2vf, है ना, माइनस vf, है ना, ये vf होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा uv और ये माइनस का uf यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का 2vf उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2vf इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, uv माइनस uf इक्वल्स टू ये बचेगा vf। अब इस समीकरण को हम पूरी समीकरण को uvf से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण, उपरोक्त समीकरण को uvf से भाग देने पर देखिए पूरा जो डेरिवेशन है एज इट इज वही है, वैसे ही है जैसा हमने पिछली डेरिवेशन में किया था, बस चिन्ह परिपाटी में चिन्ह कुछ अलग होंगे और जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम uvf से भाग दे रहे हैं, फिर इसको माइनस uf को भी हम uvf से भाग दे रहे हैं, फिर यहाँ पर भी हम uvf से भाग दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, uf से uf कैंसिल हो जाएगा, uv से uv कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन u। इस 1 अपॉन v को आप उधर ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यही उत्तल दर्पण के लिए, यही उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे पास में, दोनों उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए हमें करना है। हमारा ये डेरिवेशन यही कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सभी डेरिवेशंस जो हो चुके हैं ये अच्छे से नोट कर लेने हैं। ओके, तब तक के लिए टेक